हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का 10 से 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आज के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा हुआ है एनसीडीसी दे देगा। एनसीडीसी का पूरा नाम लिखिए, या एनसीडीसी के बारे में देखने को दे दिया जाएगा। तो क्या है एनसीडीसी का पूरा नाम? एनसीडीसी का पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। राष्ट्रीय, अरे दोस्तों, नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय, कोऑपरेटिव का मतलब हो गया सहकारी, डेवलपमेंट का मतलब हो गया विकास, और कोऑपरेशन का मतलब हो गया निगम। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना सन 1963 ईस्वी के संसद के अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निगम के रूप में की गई थी। तो जो एनसीडीसी, इसकी स्थापना कब की गई थी? एनसीडीसी की स्थापना सन 1963 के अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक मतलब दोस्तों सभी विधियों के निगम के रूप में की गई थी। तो दोस्तों यही थी एनसीडीसी। एनसीडीसी पूरा नाम क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे पैक्स, पीएसीसीएस, इसका पूरा नाम क्या है? तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। हमने कल पैक्स पढ़ा था, तो उसका क्या था? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस पीएसीसीएस का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का नाम बताइए। दो दे देगा एग्जाम में, 2 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का नाम बताइए, 3 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था का नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे आप लोग? विश्व बैंक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। और बहुराष्ट्रीय बैंक भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को मैंने नाम बता दिया। कौन कौन सा? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुराष्ट्रीय बैंक। आगे चलते हैं, देखेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होती है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होती है? तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होती है? वे संस्थाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंध तथा साख अथवा ऋण के लेन देन का कार्य करती हैं, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। वह संस्था जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन तथा साख अथवा ऋण के लेन देन का कार्य करते हैं, उसे ही राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मुद्रा बाजार की वित्तीय, दूसरा है पूंजी बाजार की वित्तीय। पहला कौन सा है? मुद्रा बाजार की वित्तीय, दूसरा पूंजी बाजार की वित्तीय। तो यह थी दोस्तों क्या? यह थी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। आगे चलते हैं। नेट कैपिटल रेशियो। नेट कैपिटल रेशियो क्या होता है? यह कार्यशील पूंजी तत्वों की शुद्धता को दर्शाता है। यह दोस्तों जो नेट कैपिटल रेशियो है, यह कार्यशील पूंजी के तत्वों की शुद्धता को दर्शाता है। इसकी गणना यह दिखाने के लिए की जाती है कि क्या किसी व्यवसाय के पास अल्पावधि चालू रहने के लिए पर्याप्त तरल धन है। मतलब कहने का दोस्तों कि यह जो नेट कैपिटल रेशियो यह दर्शाती है कि दोस्तों आपका 1 हफ्ते तक जो आपके पास पूंजी है, उसमें आपका जो घर है, वो कंपनी है, क्या वह चल सकती है? तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं? नेट कैपिटल रेशियो। आगे चलते हैं। सहकारी खेती। हमने सहकारिता पढ़ा था, लेकिन सहकारी खेती नहीं पढ़ी थी। सहकारी खेती क्या होता है? सहकारी खेती का अर्थ उन संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, उसी को सहकारी खेती कहते हैं। सहकारी खेती क्या है? सहकारी खेती का अर्थ उन संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं? सहकारी खेती कहते हैं। आज का ये जो वीडियो है कोऑपरेशन, इसके बाद एक और लॉन्ग वीडियो मिलेगा आप लोगों को, उसके बाद वो लास्ट वीडियो रहेगा। तो अब इसका प्रकार देखेंगे सहकारी खेती का। तो ये दोस्तों 4 प्रकार की होती है। पहला होता है सहकारी उन्नत खेती, दूसरा होता है सहकारी काश्तकारी खेती, तीसरा होता है सहकारी सामूहिक खेती, और चौथा होता है सहकारी संयुक्त खेती। तो इन चारों के बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहला कौन सा, सहकारी उन्नत खेती। तो सहकारी उन्नत खेती क्या होती है, जब केवल कुछ विशिष्ट उद्देश्यों अथवा कार्यों को चलाने के लिए किसान आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं तो इसी को सहकारी उन्नत खेती कहते हैं। जब कुछ विशिष्ट उद्देश्य अथवा कार्यों को चलाने के लिए किसान आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं तो इसी को सहकारी उन्नत कृषि कहते हैं। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक नंबर में पूछ सकता है जो चारों प्रकार है। आगे देखते हैं, इसमें समिति की ओर से खेती के लिए एक योजना तैयार की जाती है जिसका सभी सदस्य अनुसरण करते हैं। समिति की ओर से बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, जुताई, बुआई, फसल की देखरेख, मशीनों का प्रबंध तथा उत्पादन की बिक्री आदि का प्रबंध किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को प्राप्त सुविधाओं का खर्चा देना पड़ता है और वर्ष के अंत में सदस्य को कुल लाभ का एक भाग लाभांश के रूप में दिया जाता है। सदस्यों की भूमि अलग अलग रहती है तथा प्रत्येक सदस्य अपनी भूमि पर व्यक्तिगत रूप से खेती करता है। तो दोस्तों यही थी क्या, यही थी सहकारी उन्नत खेती। अब दूसरी खेती देखते हैं, सहकारी काश्तकारी खेती। इस प्रकार की खेती में सहकारी समिति भूमि को पट्टे या लगान पर लेकर सदस्यों को छोटी छोटी जोत के रूप में खेती करने के लिए लगान पर उधार देती है। जैसे दोस्तों काश्तकारी इसमें लिया गया है, लेकिन हम लोग जैसे किस्त भरते हैं, कोई फोन लेते हैं, तो उसी प्रकार की खेती में भी व्यवस्था होता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है, इस प्रकार की खेती में सहकारी समिति भूमि को पट्टे या लगान पर लेकर सदस्यों को छोटी छोटी जोत के रूप में खेती करने के लिए लगान पर उठा देती है। कृषि का पूरा कार्यक्रम समिति बनाती है तथा अन्य सुविधाएं जैसे ऋण, बीज, खाद, उर्वरक, मशीन आदि तथा सदस्यों की पैदावार की बिक्री का प्रबंध भी समिति ही करती है। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे सहकारी काश्तकारी खेती कहते हैं। अगली खेती देखते हैं, सहकारी सामूहिक खेती। इस प्रकार की खेती में भी सहकारी समिति भूमि का स्वामी होता है तथा खेती सामूहिक रूप से की जाती है। सामूहिक सहकारी कृषि एक श्रम धनीभूत संस्था है। इसमें सदस्यों का भूस्वामी होना आवश्यक नहीं है और न ही उनकी भूमि एकत्र करना। ये समितियां भूमि अधिपति अथवा भूमिहीन कृषकों की संस्था है जो पट्टे पर भूमि प्राप्त करती है अथवा इसे खरीदती है। तथापि समिति के लिए सदस्य की भूमि पट्टे पर लेने अथवा खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस प्रकार व्यवस्थित भूमि पर सदस्य कार्य करते हैं एवं मजदूरी प्राप्त करते हैं। समिति की शुद्ध आय आरक्षित कोष एवं निधियों का प्रावधान कर लेने के अंतर सदस्यों में भी व्यक्त की जाती है। समिति हिस्से की पूंजी, निक्षेप, ऋण एवं अनुदान से निधियां एकत्र करती है। ऐसी समिति संयुक्त कृषि समिति से कुछ अर्थों में भिन्न होती है। इन समितियों में कोई स्वामित्व लाभांश नहीं होता। दूसरे संयुक्त कृषि सहकारी समिति में सदस्यों के लिए काम करना आवश्यक नहीं है, जबकि सामूहिक कृषि सहकारी समिति में आवश्यक है। तो दोस्तों यह थी चारों प्रकार खेती मैंने बता दिया, सहकारी उन्नत खेती, सहकारी काश्तकारी खेती, सहकारी सामूहिक खेती, सहकारी संयुक्त खेती। अब देखेंगे इन खेती के लाभ। सहकारी खेती का क्या लाभ है। सहकारी खेती का लाभ, तो इससे जोत की इकाई में वृद्धि होती है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि भूमि का उचित उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है अच्छे यंत्र एवं मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ऋण लेने में आसानी होती है। और अगला पॉइंट है कृषकों का शोषण से बचाव होता है। तो यह क्या है, यह सहकारी समिति का लाभ। पहला लाभ है इसमें जोत की इकाई में वृद्धि होती है, भूमि का उचित उपयोग किया जा सकता है, अच्छे यंत्र मशीनों का उपयोग किया जा सकता है, ऋण लेने में आसानी होती है, कृषकों का शोषण होने से बचाव होता है। अब इसका दोष भी देखेंगे, जब इसका गुण देखेंगे तो दोष भी देख लेते हैं। पहला दोष है कि बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अगला दोष है कि व्यक्तिगत उत्साह में कमी होती है। अगला पॉइंट है कि शिथिल व्यवस्था। अगला पॉइंट अनुकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सॉरी अनुकूल मनोवैज्ञानिक का प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे फार्म वित्त। फार्म वित्त क्या होता है, आप लोगों ने कृषि वित्त पढ़ा होगा, वित्त पढ़ा होगा, लेकिन फार्म वित्त नहीं पढ़ा होगा। तो फार्म वित्त क्या होता है। फार्म वित्त फार्म प्रबंध का वह भाग है जिसका संबंध फार्म व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का अधिग्रहण एवं उसके उपयोग की व्यवस्था करना है। फार्म वित्त, फार्म प्रबंध या फार्म वित्त वह संस्था है जिसका संबंध फार्म व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का अधिग्रहण करने एवं उसके उपयोग की व्यवस्था करना है। आगे चलते हैं। रिहाइपोथेकेशन, दृष्टिबंधक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो क्या होता है, जब बैंकों और दलालों ने अपने स्वयं के लेन देन और ट्रेडों के साथ अपने ग्राहक के समझौतों को वापस करने के लिए संपार्श्विक के रूप में कल्पित संपार्श्विक का उपयोग किया,
ताकि उधार की लागत या शुल्क पर छूट को सुरक्षित किया जा सके, तो इसे ही दृष्टिबंधक कहा जाता है। जब बैंकों और दलालों ने अपने स्वयं के लेन-देन और ट्रेडों के साथ अपने ग्राहक के समझौतों को वापस करने के लिए संपार्श्विक रूप में कल्पित संपार्श्विक का उपयोग किया, ताकि उधार की लागत या शुल्क पर छूट सुरक्षित किया जा सके, तो इसे ही दृष्टिबंधक कहा जाता है। तो दृष्टिबंधक समझ गए होंगे। आगे चलते देखते हैं बंधक। अब बंधक क्या होता है? संपत्ति अधिनियम सन 1982 की धारा 58A में बंधक की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। तो क्या परिभाषित किया गया है कि किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में किसी किस्त का वह अंतरण जो उधार के तौर पर दिए जाने वाले या दिए गए धन के भुगतान या वर्तमान भविष्य में दिए जाने वाले भुगतान को या ऐसे वचनबद्ध का पालन जिसमें धन संबंधित दायित्व की उत्पत्ति हो सके, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही बंधक कहते हैं। या बंधक किसी विशिष्ट अचल संपत्ति के हितों का अग्रिम भुगतान पाने के उद्देश्य से किया गया अंतरण बंधक कहलाता है। तो यह था बंधक। आगे देखेंगे समय पार्श्विक प्रतिभूति। समपार्श्विक प्रतिभूति क्या होता है? यह शब्द उस संपत्ति को संदर्भित करता है जिसे एक ऋणदाता के लिए सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों यह कुल 11 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग बताया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद एक आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, उसके बाद आप लोगों का यह लास्ट वीडियो रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।